हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंट भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बारे में बनी हुई एक मूवी को। एंड आई होप कि इस मूवी के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को किसने मारा था। और इस मूवी का नाम है द ताशकंद फाइल। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है रागिनी फुले नाम की एक यंग जर्नलिस्ट से, जिसका एडिटर उसके ऊपर नाराज होता है क्योंकि वो काफी वक्त से कोई अच्छा टॉपिक लेकर के नहीं आई होती है। और अगर वो एक हफ्ते में कोई ढंग का टॉपिक नहीं लाई तो हो सकता है कि उसकी जॉब चली जाए। अब इस बात से परेशान जब रागिनी वॉशरूम में होती है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो आदमी उससे कई तरह के सवाल पूछता है, जैसे कि 26 जनवरी को क्या होता है, 15 अगस्त को क्या होता है, और ऐसे ही वो बोलता है कि 2 अक्टूबर को क्या होता है। रागिनी बोलती है कि सबको पता है कि गांधी जी का बर्थडे होता है, पर इसके बाद भी वो कॉलर कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तो अब वो सोच करके बताती है कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है, पर ये बात आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होती है। और इसके बाद वो कॉलर कहता है कि वो गेम जीत गई है और उसके ड्रॉअर में एक येलो कलर का एनवेलप रखा है जिसे उसे देखना चाहिए। तो अब यहाँ पर रागिनी अपने घर जाकर के उसी येलो कलर के एनवेलप को ओपन करती है तो उसमें एक पेन ड्राइव होती है। उसे प्ले करने पर उसे दिखता है कि 1965 में पाकिस्तान से हमारी वॉर हुई थी और जिसमें पाकिस्तान पहली बार बुरी तरह से हार गया था। ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत होती है और उस वक्त शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अब हारा हुआ पाकिस्तान समझौते के लिए बोलता है तो 1966 में शास्त्री जी यहाँ से ताशकंद जाते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी आए होते हैं। और यहीं पर 6 दिन की बैठक के बाद फाइनली इनके बीच में समझौता हो जाता है और ऐसे ही शाम को पार्टी होती है। और पार्टी के बाद हम आखिरी बार देखते हैं कि शास्त्री जी अपने कमरे में टहल रहे होते हैं। इसके बाद उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। पर ये एक क्वेश्चन बन के रह जाता है कि सच में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी या फिर उन्हें जहर दिया गया था। और ये वीडियो इतनी होती है। और ये सुनने के बाद अब फाइनली रागिनी सभी पेपर्स को लेकर के एक रिपोर्ट बनाना शुरू करती है और सुबह ले जा करके अपने एडिटर को दिखाती है। एडिटर बोलता है कि लोगों को अब शास्त्री जी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर रागिनी बोलती है कि यहाँ पर शास्त्री जी की बात नहीं है, हम इस तरह से गवर्नमेंट को पॉइंट कर सकते हैं और उन्हें एक अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी। अभी तक यहाँ पर रागिनी भी सिर्फ न्यूज़ के पीछे ही भाग रही है और वो बस एक अच्छा स्कूप चाहती है। एडिटर भी उसकी बात मान जाता है और अब यहाँ पर रागिनी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बना करके उसे प्रिंट करवा देती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो जाता है और अलग अलग टीवी चैनल्स में सेम ही न्यूज़ चलने लगती है। अब ये सब कुछ देख करके काफ़ी सारे पॉलिटिशियन परेशान हो जाते हैं, जिसमें कि एक होम मिनिस्टर भी होता है जिसका नाम होता है नटराजन। नटराजन की पार्टी इस वक्त रूलिंग पार्टी होती है, इसीलिए वो परेशान होता है क्योंकि अब सारे सवाल उसकी गवर्नमेंट पर उठने लगे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्याम सुंदर त्रिपाठी को, जो कि अपोजिशन के नेता होते हैं और जल्दी ही इलेक्शन आने वाला है, इसीलिए वो भी इसे अपना मुद्दा बना करके भाषण दे रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद नटराजन यहाँ पर एक कमेटी बनाने का डिसाइड करता है और जा करके श्याम सुंदर से बात करता है। वो कहता है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें कि 4 लोग श्याम सुंदर के होंगे और 4 लोग नटराजन के होंगे और यही लोग आपस में बात करके डिसाइड करेंगे कि शास्त्री जी के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। श्याम सुंदर इसके लिए मान जाता है और अब वो रागिनी को अपने पास में बुलाता है। वो रागिनी को ऑफर देता है कि रागिनी उसे मीडिया में प्रमोट करे क्योंकि जल्दी ही इलेक्शन आ रहे हैं, पर रागिनी को ऐसा करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। और अब यहाँ पर श्याम सुंदर उसे बोलता है कि वो उसे उसी कमेटी में डालना चाहता है क्योंकि कमेटी में एक जर्नलिस्ट की ज़रूरत है और क्योंकि ये मुद्दा रागिनी ने उठाया है तो वो कमेटी में हो तो ये अच्छी बात है। और अब हम नेक्स्ट सीन में कमेटी के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर एक हिस्टोरियन होती है, एक सोशल वर्कर होती है जिनके बहुत सारे एनजीओ होते हैं, एक बहुत पुराने जज होते हैं जो कि अब रिटायर हो गए हैं, एक एक्स रॉ चीफ होते हैं और एक लीडिंग पार्टी के नेता होते हैं और सबसे आखिरी इंडियन रिसर्च काउंसिल के डायरेक्टर होते हैं। ये सभी लोग कमेटी में आ तो जाते हैं, पर यहाँ पर किसी को भी मीटिंग में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि सबके लिए केस ओपन एंड शट होता है। सबको इस बात पे पूरा पूरा भरोसा होता है कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक ही आया था। पर अब यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि क्योंकि आ ही गए हैं तो थोड़ी सी उनके बारे में बात कर लेते हैं।
और अब यहाँ से हमें सारी बातें बताई जाती हैं। यहाँ से ये पूरी मूवी एक केस स्टडी बन जाती है और जो कुछ भी इस मूवी में बोला और बताया गया है शास्त्री जी के बारे में, ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। मतलब कि ये अलग अलग डॉक्यूमेंट से ली गई है, कुछ भी फिक्शनल नहीं है। यहाँ बताया जाता है कि शास्त्री जी जब 16 साल के थे तब उन्होंने सत्याग्रह में गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था। जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने अपना सरनेम हटा लिया था क्योंकि वो कास्ट जैसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। अपनी शादी के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को भी खादी साड़ी पहनने के लिए बोला था क्योंकि वो एक रियल गांधीवादी थे। इसके बाद वो डेमोक्रेटिक इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री बने और जब वो 61 के थे तब उनकी डेथ हो गई। लेकिन जिस वक्त उनकी डेथ हुई थी उससे पहले भी उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था और इसीलिए लोगों ने तीसरे हार्ट अटैक को एक नॉर्मल सी बात मान लिया था। अब यहाँ पर रागिनी बोलती है कि जब वो ताशकंद गए थे तब आखिरी मिनट पे उनका होटल चेंज कर दिया गया था और उनको ढांचे में रुकने के लिए बोल दिया गया था। ढांचे के वहाँ की लैंग्वेज में मतलब होता है छोटा सा बंगलो। अब यहाँ पर हिस्टोरियन आयशा बोलती है कि होटल में बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी और शास्त्री जी हार्ट के पेशेंट थे, इसीलिए उन्हें ढांचे में शिफ्ट कर दिया गया था जहाँ पे बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं होती हैं। तो अब यहाँ पर कोई दूसरा बंदा बोलता है कि डीआईजी ने सेकेंड होटल में रुकने के लिए बोला था, लेकिन फिर वहाँ पे मॉस्को के एक ऑफिसर ने इंटरप्ट करके जानबूझकर उन्हें ढांचे में रुकने के लिए करवा दिया था और उस ढांचे में ना कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी। वहां पर काम करने वाले नौकर भी वहां से काफी दूर रहते थे और ये सारी बातें शास्त्री जी के मर्डर की तरफ इशारा करती हैं कि सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया हो। यहाँ पर रात के 12:30 बजे वो अपने बेड में जाते हैं और उस वक्त वो पूरी तरह से ठीक होते हैं। रात के 1:20 पे उन्हें अपनी तबीयत खराब लगती है तो उनके लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो डॉक्टर का कमरा उनके कमरे के जस्ट बगल में ही होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर डॉक्टर आकर के उन्हें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इसके बाद 3 मिनट बाद ही शास्त्री जी की पल्स डाउन हो जाती है और उनकी हार्ट बीट भी रुक जाती है। और इसी तरह से 11 जनवरी 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर 6 डॉक्टर और आते हैं और वो लोग भी टेस्ट करके यही बताते हैं कि शास्त्री जी की डेथ हो गई है। इन 6 डॉक्टरों में जो डॉक्टर सबसे पहले आई होती है उनका नाम होता है येरेमेन्को और उनकी डेथ के बाद यहाँ पर 2 रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि एग्जैक्टली सेम होती हैं। उनमें से एक को भारत में भेजा जाता है और दूसरी को सोवियत को दिया जाता है। पर अब यहाँ पर रागिनी बोलती है कि लेकिन इंडिया की रिपोर्ट में सिर्फ 6 साइन है जबकि वहां पर 8 डॉक्टर थे। मतलब कि 2 लोगों ने साइन करने से मना कर दिया था, जिसमें से एक वही डॉक्टर थी, डॉक्टर येरेमेन्को, जो कि वहां पर सबसे पहले पहुंची थी और उनके साइन नहीं होते हैं तो मतलब कि उन्हें डाउट होगा कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है या फिर नहीं। इसके अलावा शास्त्री जी को हार्ट अटैक के बाद कोई भी ऑक्सीजन नहीं दी गई थी, जो कि हार्ट पेशेंट को देना कंपलसरी होता है। जो इंजेक्शन उन्हें दिया गया था वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन था, जबकि जितनी ज़्यादा हालत उनकी गंभीर थी उन्हें इंट्रावीनस इंजेक्शन देना चाहिए था, जो कि सीधे उनकी नसों में जाकर के असर करता, जबकि इंट्रामस्कुलर को असर करने में वक्त लगता है और इतनी सी बात डॉक्टर को पता होगी। अब यहाँ पर एक और बात निकल करके आती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि पहले शास्त्री जी की डेथ हो चुकी हो और बाद में उन्हें इंजेक्शन दिया गया हो और इसीलिए येरेमेन्को ने साइन करने से मना कर दिया हो, पर इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं कर पाता है। और इस तरह से इस कमेटी की पहली मीटिंग खत्म हो जाती है, जहां पर सच के ऊपर से पर्दा उठाने में सिर्फ रागिनी ही इंटरेस्टेड होती है, बाकी सभी लोग सिर्फ उसे कवर करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रागिनी को जी न्यूज़ पर एक चैट शो में बुलाया जाता है, जहां पर उससे काफ़ी मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं और अब यहाँ पर रागिनी बोलती है कि एज अ इंडियन उसका राइट है, राइट टू ट्रुथ का, मतलब कि वो सच जानने का हक रखती है। यहाँ रात में जब वो अपने घर पे होती है तो एक बार फिर से उसे उसी अननोन कॉलर का कॉल आता है और वो उसे दोबारा से पूरे केस को स्टडी करने के लिए बोलता है, क्योंकि अभी तक रागिनी ने बहुत ही कम स्टडी करी होती है। ये जानने के बाद वो एक बार फिर से सारी बातों को स्टडी करने लगती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में वो जाकर के अपने एडिटर से मिलती है, जहाँ पर उसके एडिटर उसे बताता है कि उसके सीनियर थे जिनका नाम था मिस्टर बख्शी। मिस्टर बख्शी को भी शास्त्री जी की डेथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी करी थी। लेकिन फिर अचानक से एक दिन वो रिटायर हो गए और फिर वो जैसे गायब हो गए। कोई भी नहीं जानता कि मिस्टर बख्शी कहाँ पर है और उन्हें शास्त्री जी से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन एक रॉ के स्पाई ने दी होती है, जिसने काफ़ी वक्त पहले अपनी मौत का नाटक किया था, लेकिन वो इस वक्त ताशकंद में रह रहा है। ये जानने के बाद रागिनी तुरंत ही ताशकंद जाती है और वहाँ पर मुख्तार नाम के उसी स्पाई के बारे में पता करती है और फाइनली वो उसे ढूंढ भी लेती है। मुख्तार उसे बताता है कि 1970s के टाइम में वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा होता है और ये कोल्ड वॉर चलाने वाली दो एजेंसी होती हैं जिनका नाम होता है CIA और KGB, और इन्हीं के एजेंट्स के थ्रू ये कोल्ड वॉर चल रहा था और इन दोनों के लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये दोनों ही इंडिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। CIA का ये मानना होता है कि वो इंडिया को पैसे से खरीद लेगी, लेकिन KGB का ये मानना होता है कि वो इंडिया के पॉलिटिशियन के दिमाग पे कंट्रोल करेगी और अपने आप ही इंडिया उनका बन जाएगा। पर यह सब कुछ शास्त्री जी के रहते बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थे और 1966 में तो उन्होंने पाकिस्तान को हारने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों ही एजेंसीज को ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे तब तक इंडिया के ऊपर रूल कर पाना बस एक सपना ही बन करके रह जाएगा। और शास्त्री जी की इतनी बड़ी जीत से खुद इंडिया के भी बहुत सारे पॉलिटिशियन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर छोटा होता नजर आता है, क्योंकि सबकी नज़र सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर ही होती है। अब नेक्स्ट सीन में रागिनी यहाँ पर वापस आ जाती है और अब उनकी सेकेंड मीटिंग स्टार्ट होती है। इस सेकेंड मीटिंग में वो लोग एक रेड डायरी के बारे में बात करते हैं, जिसमें शास्त्री जी अपनी रोजमर्रा की बातें लिखा करते थे, पर उनकी डेथ के बाद ये डायरी वहां से गायब हो गई थी। साथ में वो थर्मस भी गायब हो गया था, जिस थर्मस के अंदर उन्हें दूध दिया जाता था। लेकिन जिस वक्त शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया था उस वक्त वो थर्मस खाली था, तो मतलब कि थर्मस के अंदर का दूध शास्त्री जी पी चुके थे, उसके बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आया और थर्मस भी गायब है। तो ऐसा हो सकता है कि थर्मस के अंदर जो दूध हो उसी के अंदर किसी ने जहर मिला दिया हो। अब यहाँ पर रागिनी बोलती है कि सोवियत और इंडिया दोनों को ही दो रिपोर्ट दी गई थी और दोनों रिपोर्ट अलग अलग थी। इंडिया की रिपोर्ट में ये लिखा था कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है और मरने से पहले उन्होंने ग्लूकोज कैल्शियम क्लोराइड ये दो केमिकल लिए थे, मतलब कि खाने वाने की चीज़ों में लिए थे। लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ 6 डॉक्टर ने साइन किया था और 2 ने साइन नहीं किया था, मतलब कि 2 को उनकी रिपोर्ट के ऊपर डाउट था। जबकि जो रिपोर्ट सोवियत को दी गई थी उसके ऊपर ये लिखा था कि शायद हार्ट अटैक है, वो कंफर्म नहीं थे और मरने से पहले उन्हें ग्लूकोज पोटेशियम क्लोराइड दिया गया था। कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों ही अलग अलग केमिकल थे और इस रिपोर्ट पर पूरे के पूरे 8 डॉक्टर ने साइन किया था, मतलब कि इसके ऊपर सबको विश्वास होता है। साथ ही में यहाँ पर येरमनको से ये पूछा गया था कि उन्होंने हार्ट अटैक के बाद शास्त्री जी को रिवाइव करने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो अब यहाँ पर येरमनको बोलती है कि रिवाइव उसी को किया जा सकता है जिसे हार्ट अटैक हुआ हो। तो मतलब कि वो एक बहुत बड़े डाउट में थी कि ऐसा हो सकता है कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक नहीं हुआ था। साथ ही में यहाँ पर KR मलकानी की एक बुक में दिया गया था कि जब पार्लियामेंट में इस बारे में प्रोसीडिंग हुई थी तब वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन जब बाद में उसकी प्रिंटेड कॉपी आई तब उसमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, मतलब कि मेडिकल रिपोर्ट को दबा दिया गया, उसे गायब कर दिया गया और शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम वो तो हुआ ही नहीं। ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म हो जाती है और थर्ड मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम वीडियो में शास्त्री जी के एक करीबी का इंटरव्यू देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि उन्होंने पूछा शास्त्री जी से कि इतने बड़े मुद्दे पर आपने समझौता कैसे कर लिया। तो शास्त्री जी ये बोलते हैं कि जब वो इंडिया वापस आएंगे तो वो इतनी बड़ी खुशखबरी अपने साथ लेकर के आएंगे कि पूरे भारतवासी खुश हो जाएंगे। पर उन्हें तो कभी इंडिया आने ही नहीं दिया गया और अब एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें समझौते की इस पूरी ग्रुप फोटो में हम पीछे सुभाष चंद्र बोस को देख सकते हैं।
तो मतलब कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ताशकंद पे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से मीटिंग करी हो और वो उन्हें इंडिया वापस लेकर के आना चाहते हो और इसीलिए उन्हें मार दिया गया हो, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को भी मारने के लिए उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया गया था। पर इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई थी और कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो जिंदा थे और बाद में वो गुमनामी बाबा बन करके अयोध्या एक बार देखने भी आए होते हैं। पर सोचो उनके मन में कितना ज्यादा डर होता होगा कि खुद उनके ही देश के लोग उन्हें मारना चाहते हैं जिनको उन्होंने आजादी दिलाई। मतलब कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनकी जान के पीछे पड़े हैं और इसीलिए वो जिंदा होकर भी अपनी ही कंट्री में वापस नहीं आए। यहाँ पर एक और पॉइंट सामने निकल करके आता है कि डॉक्टर होमी जे भाभा, इन्हें शास्त्री जी ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इंचार्ज बना दिया था और इनकी भी डेथ शास्त्री जी की डेथ के बिल्कुल 13 दिन बाद हो गई थी। और यहाँ एक किताब में एक CIA के ऑफिसर रॉबर्ट ने यह भी बोला होता है कि CIA ने ही शास्त्री जी और भाभा को मरवा दिया है। पर अब यहाँ पर एक जज बोलता है कि वो रॉबर्ट काफी वक्त पहले रिटायर हो गया था और जब इंसान इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर होता है और गुमनामी के अंधेरे में डूब जाता है तब वो वहां से निकलने के लिए और चंद दिनों का फेम पाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच हो सकती है कि रॉबर्ट ने झूठ बोला हो, पर यह बात तो सच है कि उससे पहले और उसके बाद भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत सारे काम कर रहे साइंटिस्ट को CIA ने या फिर ऐसे ही किसी दूसरी एजेंसी ने कार के एक्सीडेंट या फिर प्लेन के क्रैश में मरवा दिया होता है। और कई बार तो CIA ने इस बात सामने से एक्सेप्ट भी करी है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हर 4-5 साल में ऐसा होता ही है कि हमारे इंडिया के अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को अचानक से ही मरवा दिया जाता है और गवर्नमेंट इसके बारे में कोई भी जांच नहीं करती है और उनका भी पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो अब होमी जे भाभा की भी डेथ भी इसी तरफ इशारा करती है कि उन्हें और शास्त्री जी दोनों का ही प्लान मर्डर किया गया है। इसके अलावा शास्त्री जी के साथ उस वक्त 2 लोग होते हैं, मतलब कि उनकी मौत के सिर्फ 2 ही विटनेस होते हैं, जिसमें से एक उनका PA होता है रामनाथ और दूसरे होते हैं डॉक्टर चक। डॉक्टर चक का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है और PA रामनाथ का 2 बार एक्सीडेंट होता है और वो दोनों बार कैसे भी करके सरवाइव कर जाते हैं, पर इसके बाद भी तीसरी बार उनकी डेथ हो जाती है। मतलब 2 विटनेस और दोनों को ही खत्म कर दिया गया। और ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इंडिया जो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, इसका रीजन शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी इंडिया में पहला इकोनॉमिक रिफॉर्मर लेकर के आए होते हैं और 2 अक्टूबर को उनका बर्थडे भी होता है। अब सीन शिफ्ट होता है 4th मीटिंग में, जहाँ का टॉपिक होता है शास्त्री जी की बॉडी। रागिनी यहाँ पर बताती है कि जब उनकी बॉडी को ताशकंद से इंडिया लेकर के आया गया, जो कि हम वीडियो में देख भी सकते हैं, तब उनकी बॉडी पूरी तरह से काली हो गई थी और उनके मत्थे पर 2 वाइट स्पॉट होते हैं। और ये 2 वाइट स्पॉट तभी आते हैं जब इंसान को किसी सांप का जहर दिया गया हो। साथ ही में उनकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स भी बने होते हैं जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है, पर कोई भी पोस्टमार्टम फिर भी नहीं किया गया और किसी ने इस बात की भी पुष्टि नहीं करी कि सच में बॉडी पे कट्स थे या फिर नहीं, जबकि शास्त्री जी की फैमिली ने पोस्टमार्टम की डिमांड करी होती है। पर अब यहाँ पर आयशा बोलती है कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने शास्त्री जी की डेथ के बाद, जो कि उनके फ्यूनरल पर मौजूद भी थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। और अब यहाँ पर रागिनी बोलती है कि सोवियत ने ऐसी रिक्वेस्ट करी थी कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, पर इंडिया के उस वक्त के होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने मना कर दिया। साथ ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बोला था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, उनकी बात को भी पार्लियामेंट में मना कर दिया गया। अब यहाँ पर अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि उस रात उन्हें दूध किसने दिया था। उस रात उन्हें दूध एम्बेसडर के शेफ ने दिया होता है, जिसका नाम होता है जान मोहम्मद। अब जैसे ही ये जान मोहम्मद नाम निकल के बाहर आता है, इसमें से पंकज त्रिपाठी जी तुरंत ही उठ जाते हैं क्योंकि वो रेसिस्ट होते हैं और अब उनका पूरा फोकस हो जाता है कि जो किया है जान मोहम्मद ने ही किया है, पर वो अपने इस पॉइंट को प्रूफ नहीं कर पाते और ये मीटिंग भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रागिनी को बख्शी जी का कॉल आता है और वो उनसे मिलने जाती है। बख्शी जी यहाँ पर बोलते हैं कि वॉर जीतने के बाद शास्त्री जी ताशकंद जाकर के समझौता करते हैं और उसी के अगले दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर भी इतने बड़े मुद्दे पर ना कोई CBI की जांच होती है और ना ही कोई पोस्टमार्टम होता है। रागिनी को लगता है कि शायद ये सब CIA ने किया होगा,
तब यहाँ पर बख्शी जी बोलते हैं कि सब कुछ CIA ही नहीं करती है, मतलब कि CIA के ऊपर ये इल्ज़ाम हमेशा लगता रहता है कि वो दूसरी कंट्रीज़ के बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स को मरवा देती है, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। पर अब यहाँ पर बख्शी जी को ऐसा लगता है कि इस सब में KGB का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद सबको पता चल गया था कि जब तक शास्त्री जी इंडिया के PM बने रहेंगे तब तक इंडिया में आना और रूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनकी नज़र PM की कुर्सी पर थी, और अब उन्हें शास्त्री जी उनकी आंखों में खटकने लगे थे, क्योंकि शास्त्री जी अब एक लंबे वक्त तक प्राइम मिनिस्टर बने रहते। और शास्त्री जी की डेथ का कवर अप इंडिया का सबसे बड़ा कवर अप है। और मित्रों, किन आर्काइव, ये वर्ल्ड की बेस्ट काउंटर इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो कि KGB का एक एक्स ऑफिसर लेकर के आया था, और इस रिपोर्ट के ऊपर एक बुक भी बनाई गई है। और इसी बुक की वजह से ब्रिटेन और इटली में तमाम केसेस चले होते हैं, क्योंकि इस बुक में काफ़ी सारे ऐसी बातें दी होती हैं जो कि KGB ने दूसरी कंट्री के खिलाफ छुप करके करी होती है। और इस बुक में एक चैप्टर इंडिया के बारे में भी होता है, और ये बुक सच में है और इसमें वो चैप्टर भी ज़रूर है। और ये बुक बख्शी जी ने पढ़ी होती है, और फिर वो शास्त्री जी से रिलेटेड एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं जिसका नाम होता है द टाशकेंट फाइल। उनकी ये बुक होती है जिसे कभी पब्लिश करने नहीं दिया गया। वो बुक यहाँ पर रागिनी को दे देते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक बस आकर के उन्हें टक्कर मार देती है, और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, या फिर कहें तो मर्डर कर दिया जाता है। और अब यहाँ पर मीडिया रागिनी को ये बोलने लगती है कि रागिनी ने ही ये मर्डर करवाया होगा, जिसका कोई भी रीज़न नहीं होता है, बस उन्हें ऐसे ही रागिनी का नाम ही सामने उछालना होता है। इस वजह से रागिनी को कमेटी से भी बाहर कर दिया जाता है। और अब रागिनी यहाँ पर विटनेस बनने के लिए अप्लाई करती है, क्योंकि कमेटी से बाहर किए जाने के बाद भी ये उसका हक होता है कि वो विटनेस बन सकती है। उसने अपने एप्लीकेशन में लिखा होता है कि उसके पास कुछ नए ऐसे सबूत हैं जिससे कि वो इस केस को क्लियर कर सकती है। यहाँ पर श्याम सुंदर वोटिंग करवाते हैं कि कमेटी के कितने लोग चाहते हैं कि रागिनी विटनेस बने और कितने नहीं। तो यहाँ पर इक्वल वोट हो जाते हैं। तो अब आखिरी वोट चेयरमैन का होता है जो कि खुद श्याम सुंदर होते हैं, और वो रागिनी के फेवर में वोट करते हैं। अब यहाँ पर रागिनी को फ्लैशबैक आता है कि जब वो मुख्तार से मिलने के लिए गई थी तब मुख्तार ने उसे कुछ और भी बताया होता है। मुख्तार उसे बोलता है कि अगर इंडिया को जीतना है तो दिल्ली को जीत लो, क्योंकि इंडिया का दिल दिल्ली है, और दिल्ली को जीतने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। और अब रागिनी यहाँ प्रेजेंट टाइम में उसी हॉल में पहुंच जाती है जहाँ पर अभी तक वो कमेटी के मेंबर थी, और अभी वो एक विटनेस है। यहाँ वो बोलती है कि बहुत सारी थ्योरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, पर हम सबसे कम चर्चित थ्योरी के बारे में बात करते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि क्योंकि उसको करने का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ठोस कारण नहीं मिलता है। अब रागिनी यहाँ पर बताती है कि शास्त्री जी की डेथ के सिर्फ कुछ ही घंटे बाद KGB के 9th डायरेक्टर ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था, और वो दोनों ही कुक होते हैं, अहमद सतरोफ और जान मोहम्मद। और उनके ऊपर चार्ज लगा होता है कि उन्होंने शास्त्री जी को पॉइजन दिया है, लेकिन इसके बाद भी इंडिया को इसकी भनक नहीं होती है, और फिर भी इंडिया पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता है। और वो जर्नलिस्ट जिसकी बुक हिस्टोरियन ने दिखाई होती है, असल में उसकी भी एक वीडियो आई होती है बाद में, मतलब काफ़ी सालों बाद में, जहाँ पर वो ये बोलता है कि शास्त्री जी की डेथ के बाद उन्हें स्पेशली एक पॉलिटिकल लीडर का कॉल आया था, और उन्होंने कई बार कॉल करके ये बोला था कि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, अगर आप ऐसा लिख देंगे कि शास्त्री जी की डेथ नॉर्मल थी तो सब कुछ शांत हो जाएगा और मीडिया भी शांत हो जाएगी। वो जर्नलिस्ट बोलते हैं कि उन्होंने 1-2 बार नहीं, कई बार कॉल किया और बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया, इसीलिए उन्होंने लिख तो दिया, पर तब से वो इस बात के डाउट में है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर इतनी बार कॉल करके इतना प्रेशर क्यों बनाएगा। अब यहाँ पर रागिनी हिस्टोरियन को उसी टोपी को दिखाती है जो कि शास्त्री जी ने पहनी हुई थी, और ये टोपी उन्हें शास्त्री जी के पोते ने दी होती है। रागिनी का बोलना ये होता है कि क्योंकि शास्त्री जी की बॉडी में कट्स लगे थे और उसमें से ब्लड निकल रहा था, तो उनकी टोपी पर भी ब्लड लगा होता है, पर हमें इस टोपी को गौर से नहीं दिखाया जाता है, तो हम व्यूअर्स तो ये नहीं देख पाते हैं कि टोपी के ऊपर ब्लड लगा है या फिर नहीं, पर वहाँ पर सबकी बातों से लग रहा होता है और सबकी शक्लों से लग रहा होता है कि ब्लड लगा है। और इतना बड़ा सबूत होने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है,
और ये वो वक्त होता है 1970s का, जब ऐसी सीक्रेट एजेंसीज बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ करती थी और केजीबी के बारे में ऐसी बात बोली जाती थी कि वो मारने के बाद बॉडी को कट करके उसके अंदर से काफ़ी सारे ऑर्गन निकाल लेती है, ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद किसी को भी मृत्यु का रियल रीज़न पता नहीं चले। और इंडिया में तो पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था, क्योंकि अगर होता तो ये पता चल जाता कि शास्त्री जी की बॉडी के अंदर से कुछ ऑर्गन गायब है, और वो कट्स जो उनकी बॉडी पर लगे होते हैं शायद वो उसी सर्जरी से लगे होंगे। और अब यहाँ पर सबसे आखिरी पॉइंट आता है मोटिव। शास्त्री जी जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने होते हैं, उनकी मृत्यु के 10 साल बाद ही इंडिया को वापस से कॉलोनाइज किया जा चुका होता है। शास्त्री जी की डेथ के बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बना था इसका मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जो भी हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी थी उन्होंने अचानक से इमरजेंसी घोषित कर दी थी और हर भारतीय के कॉन्स्टिट्यूशन राइट का गला घोट दिया था। उन्होंने बहुत सारे जर्नलिस्ट और काफ़ी सारे वो लोग जो उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, उन सभी लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया था। और शायद यही वो वक्त होता है जब केजीबी के बहुत सारे एजेंट इंडिया में आकर के स्टैब्लिश हो गए थे। मित्रों आर्काइव इस किताब में ये भी दिया हुआ है कि केजीबी को ऐसा लगता था कि इंडिया इज़ फॉर सेल, मतलब कि भारत अब बिकाऊ बन चुका है। और केजीबी के 300 से भी ज्यादा एजेंट उस वक्त इंडिया में रहा करते थे और इंडिया स्पाइस का डिज्नीलैंड था, मतलब कि वहां पर तो कोई भी आ सकता था। और इन 300 स्पाइस में से 21 स्पाइस ऐसे थे जो कि अलग अलग जगह के पॉलिटिकल लीडर भी थे, मतलब कि इनडायरेक्टली केजीबी उस वक्त इंडिया पर रूल कर रहा था। और यहाँ पर उनका बहुत ही खास रिलेशन होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर जिसका कोड नेम होता है वानो। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वानो रियल में कौन है, VANO। वानो को यहाँ पर रेगुलरली बहुत सारे महंगे महंगे मिलियंस रुपए के तोहफे दिए जाते थे, और साथ ही में उन जर्नलिस्ट को भी बहुत सारे पैसे मिलते थे जो कि वानो के सपोर्ट में न्यूज़ लिखते थे। और वानो यहाँ पर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी रहे, इसके लिए भी केजीबी बहुत सारे पैसे दिया करता था। ये सारी बातें उस किताब में दी हुई है और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिख रही है, अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अब यहाँ पर रागिनी बोलती है कि एज अ इंडियन सिटीजन उसका पहला राइट ये होता है कि वो सच्चाई जानने का हक रखती है। अब यहाँ पर सबकी बोलती बंद हो जाती है और किसी को कोई भी रिप्लाई समझ में नहीं आता है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी मीटिंग खाली हो गई है, मतलब कि कोई जवाब नहीं दे पाया और सब वहाँ से निकल गए, क्योंकि सबको जवाब मिल गया था, पर यह ऐसा जवाब था जिसे पब्लिकली जा करके बोला नहीं जा सकता है। अब रागिनी यहाँ पर बाहर निकल करके श्याम सुंदर के सामने जाती है और बोलती है कि वो अननोन कॉलर श्याम सुंदर ही था। श्याम सुंदर इसके ऊपर स्माइल करता है, तो रागिनी बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया और आपको ये सब कुछ करके क्या मिला। श्याम सुंदर बोलता है कि उसे नया मुद्दा मिला, इलेक्शन आने वाले हैं और अब वो इलेक्शन में इसी मुद्दे को यूज करेगा और अपनी पार्टी को जिता देगा। मतलब कि श्याम सुंदर के लिए शास्त्री जी मैटर नहीं करते हैं, उसे बस अपने पॉलिटिकल करियर के लिए एक मुद्दा चाहिए था जो उसे अब मिल गया है। और मूवी रागिनी के एकदम ही शॉक्ड फेस पर खत्म हो जाती है, क्योंकि इतना सब कुछ प्रूफ करने के बाद भी अब इसके ऊपर आगे कोई भी कार्यवाही नहीं करी जाएगी, क्योंकि हर किसी ने अपना अपना फायदा निकाल लिया है और सच जानने में उसमें तो किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये मूवी एक मूवी नहीं है, ये केस की स्टडी है जहाँ पर सारी उन बातों को बताया जाता है जो कि कहीं ना कहीं से लीगली अवेलेबल है। मूवी डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं बोलती है और किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लेती है, पर हमें इनडायरेक्टली सब कुछ समझ में आ जाता है। और अब यहाँ से आपको सोचना चाहिए कि धुआं वही उठता है जहाँ पर आग लगी होती है। और अगर आप लोगों को शास्त्री जी के केस के बारे में कुछ और पता है तो आप हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपके विचार कुछ अलग है तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।